नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हमारे इस YouTube चैनल में A to Z एडवांस मैथ के बाद हम लोग एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने मैथ्स के संपूर्ण सिलेबस को अपने YouTube चैनल में पढ़ा दिया है। जैसे पूरे अर्थमेटिक की बात करें तो परसेंटेज से लेकर के पूरा मेरा पहला किताब, दूसरा किताब या तीसरा किताब, मैक्सिमम मैंने हर एक टॉपिक को कवर किया हुआ है। लेकिन आज हम लोग एक नई श्रृंखला को शुरू करने वाले हैं। इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारा एक प्लेलिस्ट बना हुआ रहेगा यूट्यूब में, टफ क्वेश्चन ऑफ परसेंटेज, इस तरह करके जो पर्टिकुलर टॉपिक है, टॉपिक का नाम है, उसके टफ सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, वैसे सवाल जो आपसे सॉल्व नहीं होते हैं, वैसे सवाल जो कोई टीचर भी आपको सॉल्व नहीं करवा पाएगा, वैसे तरीके जो ज़िंदगी में आपने कभी नहीं देखे होंगे, वैसे एकदम यूनिक तरीके होंगे। आप भी यूट्यूब में खुद कमेंट करना है इस वीडियो को देखने के बाद, क्या ये तरीका आपने आज से पहले सीखा होगा। एकदम यूनिक, सबसे सटीक और इससे आसान कोई भी तरीका दुनिया का नहीं हो सकता, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ऐसे तरीके जो कितने भी सीनियर होंगे आपसे, आप बनवा करके सॉल्व कर लेना। सवालों को दिखाना, वो खुद बोलेंगे कि हाँ, सवालों में बहुत ज़्यादा दम है। तो हम लोग वैसे सवालों को करने वाले हैं जो मैक्सिमम 100 में से 99 या 90 लोगों को, 90 प्लस लोगों को प्रॉब्लम होती है। वैसे सवालों को हम लोग सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, एकदम यूनिक मेथड से। तो ऑफलाइन क्लास के स्टूडेंट भी बने हुए हैं, तो मैं उन लोगों से बात करूंगा। तो ऐसा आप लोगों को नहीं लगना चाहिए कि मैं आप लोगों को देख करके बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही है साथ में, और वहीं पे हमारा रिकॉर्डेज हो रहा है। दोनों का काम बन जा रहा है। ऑफलाइन क्लासेस वाले भी सीख जाएंगे और आप लोग भी सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे परसेंटेज के टफ सवालों को या इंपॉर्टेंट सवालों को। टफ नहीं कहेंगे, टफ ऐसा कुछ है नहीं। टफ सवाल था लेकिन उसको मैंने एकदम हलवा बना दिया। देखो, हेडिंग दे देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ परसेंटेज। हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल दोनों लैंग्वेज में सवाल आपको साइड में देखने को मिलेगा। ठीक है, आप लोग जो है सवाल को लिख लो। रुक जाओ, पहले एक कंसेप्ट को समझ लो। एक कंसेप्ट को समझ लो। आज का जितना भी सवाल होगा इसी कंसेप्ट पर आधारित होगा। एक कंसेप्ट के ऊपर मात्र एक तरीके से हम लोग कई सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने बताया था कि सूखा फल वाला सवाल जिसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, वो वाला सवाल भी हम लोग इसी कंसेप्ट के थ्रू सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिसमें सबको डाउट भी हो रहा था। देखो, मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, a बराबर x इंटू वाई। एक मैंने इक्वेशन लिख दिया, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, एक बार अगर इस तरीके को सीख गए तो बड़ा से बड़ा सवाल चुटकियों में सवाल सॉल्व होगा। ऐसा सवाल जो मैंने बोला ना कि 10 में से 9 इंसान, 100 में से 90 इंसान, वो सवाल उससे बनता नहीं है। उस तरीका, वैसे सवालों को हम लोग चुटकियों में कैसे सॉल्व करेंगे, इस मेथड से ध्यान देना। जैसे मैंने लिखा a बराबर x इंटू वाई, एक इक्वेशन मैंने लिख दिया जहां पर मैं कहना चाहता हूं कि a का मान जो है फिक्स है, और ऐसी स्थिति में अगर हम लोग x का मान को बढ़ाएंगे तो y का मान घट जाएगा, या तो फिर x का मान को हम लोग अगर घटाएंगे तो y का मान बढ़ जाएगा। अभी आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, जिसमें से एक हमारा होगा परसेंटेज वैल्यू, चलो वैल्यू नीचे लिख देते हैं, और एक ये हो जाएगा हमारा टोटल क्वांटिटी। इसको TQ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कुछ नहीं आया समझ में, अब आएगा, देखो समझ में। एक डाटा लेते हैं, जैसे 120 मैंने डाटा ले लिया है। ये क्या है, खुद में एक फिक्स नंबर है। इसको ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। फिक्स करने का मतलब क्या, उसको हिला ही नहीं सकते हम लोग, वो जितना है उतना ही बना हुआ रहेगा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 15 गुने 18। क्या लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये हमारा किसका काम कर रहा है, 15 x का काम कर रहा है, 18 किसका काम कर रहा है, y का काम कर रहा है। अब मैंने फिर से कह दिया कि 120 अभी भी कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि इसको हम लोग ना बदल नहीं सकते, लेकिन इसका मान तो हम लोग चेंज कर सकते हैं। मैंने बताया कि x का मान को बढ़ाएंगे तो y का मान घट जाएगा, x का मान अगर घटाएंगे तो y का मान बढ़ जाएगा। देखते हैं एक बार, जैसे कि x का मान हम घटा करके चलो 12 कर दिए। 12 अगर कर देंगे तो y का मान क्या रखना पड़ेगा, 10 रखना पड़ेगा, तभी तो हमारा 12 गुना 10 120 होगा। जैसे 15 गुना 8 ना होगा, यहाँ 15 गुना 8, 15 8 क्या होगा 120। इसी तरह मैंने x का मान को घटा दिया, तो आपने देखा कि x का मान जैसे ही घटाया y का मान ऑटोमेटिक क्या हुआ, बढ़ गया। यानी कि आपको क्या अब इन दोनों का रेशियो देखो, इन दोनों का रेशियो हम लोग देखते हैं। तो 15/12 गुना 8/10, काटोगे इसको, 3 पंजे 15, 3 चौके 12, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, तो 5/4 गुने 4/5, 120 बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसमें से एक हमारा क्या है, परसेंटेज वैल्यू है एक, और उसी का रेसिप्रोकल कौन है हमारा, टोटल क्वांटिटी।
यानी कि हम लोग कह सकते हैं कब कि जब भी दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन एक कांस्टेंट टर्म हो तो उनका रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है। उल्टा मतलब समझते हो ना, उल्टा उल्टी वॉमिटिंग समझते हो। चलो सवाल लिख लियो। देखो सवाल क्या कह रहा है कि एक घोल में 18% नमक है, इसमें से 25 किलोग्राम पानी वाष्पीकृत कर दिया गया। अब शेष घोल में नमक की मात्रा 24% रह गई है, तो प्रारंभ में कितना मिश्रण था। देखो ये तरीका जब भी हम लोग सीखेंगे, इधर ध्यान दो। अभी मैंने बताया आपको A बराबर x इंटू वाई, जहां पर A का मान क्या होता था, निश्चित होता था, फिक्स होता था। तो इस तरीके से हमें सबसे पहले ढूंढना होता है कि कौन सा चीज दिया गया जो सवाल में, कौन सा चीज फिक्स है, कौन सा चीज के साथ कोई छेड़खानी नहीं हो रहा है, उसके साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रहा है। तो आप देखोगे एक घोल में 18% नमक था, उसमें से 25 किलोग्राम पानी वाष्पीकृत कर दिया गया। यानी कि घोल है पानी और नमक का, उसमें से क्या किया गया, 25 किलो पानी निकाल दिया और नमक, जिसके कारण 18% से 24% हो गया। कहने का मतलब क्या है कि नमक के साथ कोई छेड़खानी नहीं है। पानी को 25 किलोग्राम वाष्पीकृत किया जा रहा है, यानी कि उसको प्रॉब्लम क्रिएट किया। नमक के साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं इस सवाल में, पहले नंबर सवाल में, कि इसमें फिक्स क्या है, क्वांटिटी ऑफ साल्ट। तो सॉल्ट का जो क्वांटिटी है, नमक की जो मात्रा है, वो क्या है, फिक्स है। और नमक पहले कितना रहता है, 18%, ठीक है। बाद में कितना हो जाता है, 24%। 24% क्यों हो जा रहा है, क्योंकि पानी घट गया। अब पानी अगर घट गया तो इसकी तो मात्रा बढ़ेगी। बात सही, प्रतिशत में मात्रा बढ़ेगी, क्वांटिटी नहीं बढ़ेगा। कहने का मतलब क्या है, अगर मान लो कि 10 लीटर का एक घोल है, ठीक है, जिसमें से 5 लीटर आपका वाटर है, 5 लीटर मिक्सचर है, तो आप बोलोगे कि 50% ये है, 50% ये है, क्योंकि ये 10 लीटर खुद में 100% होगा। ये बात कहोगे। हमने कहा कि इसमें से 2 लीटर पानी हमने उड़ा दिया, ठीक है, ये वाटर है और एक तरफ मैंने लिख दिया सॉल्ट, हिंदी में लिखते हैं नमक और पानी। तो ये 10 लीटर तो खुद में 100% था, पानी 5 लीटर यानी कि 50%, 5 लीटर नमक यानी कि ये भी 50%। अब मैंने क्या कहा गुरु कि यहाँ से पानी 2 लीटर हम उड़ा दिए, 2 लीटर पानी उड़ा दिए, तो अब क्या हुआ कि 3 लीटर पानी बचा हुआ है और हमारा क्या है, 5 लीटर ही नमक है। नमक तो उतना ही होगा, पानी कितना हो जाएगा, 3 लीटर हो जाएगा। तो पहले हम लोग 10 बराबर 100% कर रहे थे, 1 बराबर हम लोग कितना करेंगे, 100/10, है कि नहीं। और अगर हमको कितना 5 लीटर था, तो 5 लीटर बराबर क्या हो जाएगा, 10 × 5 यानी कि 50% हम लोग निकाल लिए थे। इस बार हम लोग क्या करेंगे, 5 + 3 8 यूनिट बराबर 100% लिखेंगे। बताओ लिखेंगे कि नहीं, हाँ, दोनों को ऐड करके ही ना लिखेंगे। कोई भी चीज़ खुद में 100% होता है। यहाँ पे घोल जब 10 लीटर था तो खुद में 100%, अभी घोल में से 2 लीटर हम पानी उड़ा दिए तो 8 लीटर बचा, ये भी खुद में 100% होगा। तो यहाँ पे बताओ कि पानी तो, नमक तो हमारा 5 लीटर रहेगा, पानी यहाँ पे घट गया तो प्रतिशत में पानी, नमक की मात्रा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो वही चीज़ तो मैं आपसे समझाना चाहता हूँ। अब देखो मैंने बताया कि A बराबर x इंटू वाई जब इक्वेशन रहता है तो ये हमारा फिक्स टर्म रहता है। एक हमारा परसेंटेज वैल्यू रहता है, PV लिख दिया यानी कि परसेंटेज वैल्यू, और एक हमारा रहता है टोटल क्वांटिटी। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया है, PV मिल गया है, परसेंटेज वैल्यू निकल गया है। अब इसको जब हम लोग काटेंगे तो ये कटेगा 6 × 18, 6 × 4 = 24। बताओ, तो ये हमारा क्या है, परसेंटेज वैल्यू अगर ये निकला तो टोटल क्वांटिटी इसका नहीं अपोजिट हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा। बताओ होगा कि नहीं होगा, होगा। अब बोला है कि इसमें से 25 किलोग्राम पानी वाष्पीकृत कर दिया गया। टोटल क्वांटिटी में आप देख रहे हो कि पहले 4 यूनिट था टोटल क्वांटिटी, बाद में घट करके कितना हो गया, 3 यूनिट। तो कितना घटा, 1 घटा। तो हम लोग लिख देंगे 1 यूनिट पानी घटा। सवाल में कितना यूनिट घट रहा है, 25 किलोग्राम घट रहा है, तो 1 यूनिट का मान 25 kg लिख सकते हैं। हमसे पूछा है कि प्रारंभ में कितना मिश्रण था, तो प्रारंभ में कितना है, ऊपर वाला प्रारंभ में, तो 4 यूनिट। 4 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 25 × 4 बराबर 100 kg। किसी को कोई दिक्कत कि इतना टफ सवाल को इतने आसान तरीके से किया जा सकता है, कुछ नहीं किया। मैंने बस इतना देखा कि क्या चीज़ फिक्स है। आपको पता चल रहा है कि पानी निकाला जा रहा है मिश्रण से, तो पानी को प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, लेकिन नमक तो जैसा कि तैसा है, उसको तो कुछ भी प्रॉब्लम करने के लिए नहीं रहा है, यानी कि नमक हमारा क्या है, फिक्स है। तो वही मैंने लिखा है कि ये हमारा क्या कर रहा है, ए का काम कर रहा है, क्वांटिटी ऑफ साल्ट हमारा क्या है, फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया कि ये 2 चीज़ें निकलती हैं यहाँ से, एक परसेंटेज वैल्यू, एक टोटल क्वांटिटी। दरवाजा को बंद कर देना, ठीक है।
टोटल क्वांटिटी। तो परसेंटेज वैल्यू जब मैंने निकाला तो आपने देखा 3 4। हमें पता है कि जब भी किसी कांस्टेंट टर्म में दो चीजें अगर मल्टीप्लिकेशन में होती है तो ये आपस में क्या होती है, दोनों आपस में व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा उल्टी होता है, ठीक है। तो वहीं पे मैंने लिखा कि 3 4 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 4 3। 1 यूनिट यहाँ पे कम हो रहा है, देख रहे हो 4 से 3 हो रहा है, 1 यूनिट का मान 25 मैंने लिख दिया। प्रारंभ में बोला है कितना मिश्रण था, तो 4 यूनिट का मान कितना हो गया 100 किलोग्राम। इस सवाल का एक बार फिर से मैं बेसिक बता दूँ, उसके बाद ये पहली बार और आखिरी बार बेसिक होगा, बार बार हम यही वाला तरीका आप लोगों को सिखाएंगे, ठीक है। और देखो इसका मेथड 2 क्या होगा। मेथड 2 सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं टोटल क्वांटिटी। नमक के बारे में जिक्र है कि टोटल क्वांटिटी का क्या है 18%। सवाल में लिखा है ना कि एक गोल में 18% नमक है, तो टोटल क्वांटिटी जितना गोल था उसको मैंने TQ माना, इसका 18% क्या है नमक है। फिर आगे बोला है कि टोटल क्वांटिटी से अगर हम लोग 25 किलोग्राम पानी को उड़ा दे, तो टोटल क्वांटिटी से हमने 25 किलोग्राम पानी को उड़ा दिया, माइनस किया यानी कि खत्म कर रहा है पानी को, तो बोल रहा है कि ये नमक 18% से कितना हो जाता है 24%। तो इसका क्या हो जाएगा 24% हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? सेम टू सेम भाषा में जैसे बोला इस तरह मैंने लिख दिया। तो टोटल क्वांटिटी का मतलब मल्टीप्लाई 18% यानी कि 18/100 बराबर क्या हो जाएगा टोटल क्वांटिटी माइनस 25 का मतलब गुना 24% यानी कि 24/100। ये 2 0 आपस में कट जाएगा, काटोगे इसको 6 3 18 6 चुके 24, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3TQ बराबर ये क्या हो जाएगा 4TQ माइनस 100। 3TQ को उस साइड अगर भेजोगे तो क्या बचेगा सिर्फ TQ, और माइनस 100 को इधर ले आएंगे तो टोटल क्वांटिटी कितना आ गया 100 किलोग्राम। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? नोट कीजिए, आप लोग को दिक्कत होगा। कहाँ 25 कहाँ गया? आप भी उसी तरह कर रहे हैं क्या जी? क्वेश्चन किससे लिख रहे हैं? 2 गो पेन रखा करो, क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिखना, ब्लैक या रेड भी चलेगा। देखो ऐसा सवाल हम लोग पहले भी देख चुके हैं। सवाल है कि ताजे फल में 68% पानी, सूखे फल में 20% पानी है, तो 65 किलोग्राम ताजा फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह का सवाल एक बुकलेट में भी था जिसको मैंने बताया था बेसिक तरीके से, और मैंने बताया था कि आगे चल करके हम लोग इसका एक और तरीका जानेंगे, तो वो तरीका यही है। देखो इस सवाल को जब आप देखोगे ध्यान से तो इस सवाल में क्या फिक्स है थोड़ा ढूंढने की कोशिश करो। तो फिर से पढ़ते हैं, ताजे फल में 68% पानी है, सूखे फल में 20% पानी है, 65 किलोग्राम ताजा फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पानी का जिक्र है 2 बार, फल का जिक्र है 1 बार भी फल का जिक्र नहीं है। यानी कि आपको क्या पता चला कि क्वांटिटी ऑफ फ्रूट, फल की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ फ्रूट ये क्या है फिक्स है। यानी कि फ्रूट के क्वांटिटी के साथ हम लोग कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। अब देखो, अब ध्यान देना कि ताजे फल में 68% पानी है, इसने कह दिया। मैंने बताया कि ये इसमें 2 चीज़ें निकलता है, एक निकलता है परसेंटेज वैल्यू, एक निकलता है टोटल क्वांटिटी, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई रहता है। बताओ रहता है कि नहीं रहता है? अब परसेंटेज वैल्यू में अगर बात करोगे, क्वांटिटी ऑफ फ्रूट दिया हुआ है तो एक तरफ हम लिख देते हैं, बोला है ताजे फल में 68% पानी रहता है, तो ताजे फल में अगर 68% पानी है तो फल कितना होगा बताओ 32%। हमें फल से मतलब है, हमको पानी से कोई मतलब नहीं, हमको फ्रूट चाहिए, क्योंकि 65 किलोग्राम वहाँ पे ताजा फल भी दिया हुआ है, हर एक जगह में फल का ही जिक्र आ रहा है, तो हम लोग मानेंगे किसको? फल को। तो देखो क्वांटिटी ऑफ फ्रूट इस सवाल में क्या है फिक्स है। तो पहले कितना रहता है फ्रूट में पानी, सॉरी 68% पानी है, यानी कि 32% हमारा क्या है फ्रूट है, और अगले वाले में देखोगे सूखे फल में 20% पानी है, तो 20% पानी है तो फल कितना है 80%। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। प्रतिशत से प्रतिशत जाएगा, 16 दूने 32, 16 पंजे 80, और इसी का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा हमारा टोटल क्वांटिटी 5/2। अब सवाल में क्या बोला है कि 65 किलोग्राम ताजे फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 65 किलोग्राम ताजा फल है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो 32% ये क्या है बताओ तो? ये जो 32% एक बार लिख देते हैं, ये ताजा फल है कि नहीं है? और ये जो 80% ये क्या है सूखा फल है कि नहीं है? समझ पाए कि नहीं समझ पाए? देखो फिर से बता रहे, पहला लाइन देखो, ताजे फल में 68% पानी है, तो ताजे फल में ओनली फल कितना है तो 32%। तो ऊपर वाला डाटा हम किसका लिखे? ताजा फल में फल की। फिर आगे है कि सूखे फल में 20% पानी है, तो सूखे फल में 20% अगर पानी है तो नीचे वाला डाटा हम किसका लिख रहे हैं? सूखा फल का। तो 20% पानी है तो 80% क्या होगा? ओनली फल होगा। तो यहाँ से हम लोग जब इसको निकाले तो 2 5 निकला क्या? परसेंटेज वैल्यू का। और परसेंटेज वैल्यू जो रहता है
ये वाला जो रहता है इसी का जस्ट विथ क्रमानुपाती हमारा क्या हो जाता है, टोटल क्वांटिटी हो जाता है। यानी कि प्रारंभ में ताजा फल कितना था, 5 यूनिट, और सूखा फल कितना हो जाता है बाद में, 2 यूनिट। तो 5 यूनिट का मान सवाल में कितना दे रखा है, 65 किलोग्राम। देखो दिया है कि 65 किलोग्राम ताजे फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। तो पहले कितना था ताजा फल, 5 यूनिट। 5 यूनिट का मान हम लोग कितना लिख सकते हैं, 65 केजी। तो 1 यूनिट का मान कितना लिख देंगे, 65 बटा 5, काटोगे तो 13 बार में। तो हमें 2 यूनिट का मान, हमें सूखा फल चाहिए, तो सूखा फल कितना है, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 13 गुने 2 बराबर 26 केजी। देखो सवाल को फिर से एक बार पढ़ देते हैं। एक व्यक्ति की आय 1800 रुपये बढ़ जाती है और उसका आयकर 18% से 15% घट जाता है। उन दोनों स्थिति में 29.95 आयकर मुफ्त होता है, तो उसकी प्रारंभिक आय क्या होगी। देखो ध्यान दो, सबसे पहले इनकम टैक्स बराबर इनकम इनटू टैक्स रेट होता है। इतना सा बात तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको आय कर चाहिए तो उसके लिए आपकी आय कितनी है और आय का दर क्या है, ये दोनों आपको पता चलेगा। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारा किसके बराबर होगा, इनकम टैक्स। अरे इनकम टैक्स लेगा तो एक डिसाइड करता है ना कि 5% लेंगे, 2% लेंगे। भारत में जैसे 5, जिसकी सालाना इनकम 5 लाख है, उससे हम 2% उसका इनकम टैक्स लेंगे या 1.5% उसका इनकम टैक्स लेंगे। तो आपको क्या पता चला कि सालाना आपका जो आय है और आपको जो इनकम का रेट है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही आपको इनकम टैक्स चुकाना होता है। वही बात है। तो देखो यहाँ पे बोला है एक व्यक्ति की आय 1800 रुपये बढ़ जाती है। जितनी भी उसकी आय रहती है उससे 1800 रुपया बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है, जब उसका आयकर 18% से 15% घट जाता है। यानी कि टैक्स का जो रेट है वो 18% से अगर 15% होगा, टैक्स अगर कम लेगा तो उसका इनकम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है कि नहीं। आपका 10,000 रुपया मान लो कि महीना का इनकम है, उसमें से आपको 1% इनकम टैक्स को पे करना है। अगर 1% की जगह अगर वो आपसे 0.5% लेगा इनकम टैक्स, तो जाहिर सा बात है आपका इनकम क्या होगा, ज़्यादा होगा नॉर्मल महीने के कंपैरिजन में। वही बात कहा है। देखो यहाँ पे समझना, यहाँ पे टैक्स रेट कह दिया है कि पहले कितना रहता है 18%, बाद में कितना हो जाता है 15%। इसको काटोगे तो 3 पंजे 15, 3 छक्के 18। टैक्स रेट का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 6 और 5। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है उल्टा, जब इधर से इधर जा सकते हैं तो इधर से इधर क्यों नहीं आ सकते, ठीक है। तो 5 कहाँ पर, अच्छा वो उल्टा लिख दिया है, 3 छक्के 18, 3 पंजे 15, ठीक है। तब यहाँ पे 5 6 हो जाएगा। यानी कि इनकम पहले 5 रहती है, बाद में बढ़ करके कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। तो कितना बढ़ रहा है बताओ, इनकम 1 यूनिट बढ़ रहा है। और यही 1 यूनिट का मान सवाल में कितना दे रखा है, 1800। मेरे से पूछा है कि प्रारंभ में इनकम कितनी थी, तो प्रारंभ में इनकम कितनी थी, 5 यूनिट। तो हम लोग लिख देते हैं 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1800 गुने 5, यानी कि 9000, ठीक है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्रारंभ में आय। ये 29.95 जो बोल रहे थे, इसका हम लोगों को कोई यूज़ करने की जरूरत ही नहीं। कहने का मतलब क्या है, ये तरीका जब आपका तभी लगेगा जब दोनों स्थिति में 29.95 आयकर मुफ्त होता है। यानी कि दोनों ही कंडीशन में जब इनकम टैक्स फ्री रहेगा, उस कंडीशन में हम लोग ये वाला तरीका अपना सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत इस सवाल में, फिर से बता दे रहे हैं कि इनकम टैक्स बराबर इनकम इंटू टैक्स रेट होता है। सवाल में टैक्स रेट दे रखा है कि पहले 18% रहता है, बाद में 15% हो जाता है। सॉल्व किए तो 6-5 है इसका रेशियो। हमें पता है कि जब भी कोई चीज़ अगर फिक्स रहे और x इंटू वाई ऐसा कंडीशन रहे तो दोनों ये क्या रहता है, कोई भी दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन अगर फिक्स रहे तो दोनों आपस में रेसिप्रोकल रहता है, विद क्रमानुपाती होता है। तो ये अगर 6-5 है तो इसी का जस्ट उल्टा कौन हो जाएगा, इनकम, यानी कि 5-6 हो जाएगा। इनकम देख रहे हो 5 से 6 हो रहा है बढ़ करके, तो कितना बढ़ रहा है, 1 यूनिट बढ़ रहा है। सवाल में कितना बढ़ रहा है, 1800 बढ़ रहा है। तो दोनों को हम लोग बराबर कर सकते हैं। प्रारंभिक इनकम मेरे से पूछा है तो 5 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा, 1800 गुने 5, यानी कि 9000। अगर मेरे से पूछता कि बाद का इनकम बताओ तो 6 यूनिट का मान निकाल देते, तो 6 यूनिट का मान हमारा जो होता है वो बाद का इनकम हो जाता है। ठीक है, नोट कीजिए। नहीं, कोई इसका रोल नहीं है। बेसिक बनाते तब इसका रोल था, लेकिन बेसिक मैंने बताया ना कि बेसिक अब नहीं जानेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। फिर से पढ़ देते हैं। एक व्यक्ति की आय 3000 रुपये कम हो जाती है और आय कर की दर 15% से 18% हो जाती है। पिछला सवाल में बढ़ रहा था, इस बार घट रहा है। भुगतान किए गए कर का अनुपात 3:2 है, तो 29% आय कर मुफ्त है, तो उसकी प्रारंभिक आय ज्ञात करें। थोड़ा सा बस सवाल में चेंजेस ये हो गया कि भुगतान किए गए कर का अनुपात 3:2 है। दोनों सवाल लगभग मिलता जुलता है, थोड़ा सा बस चेंजेस है। देखो 4 नंबर सवाल का सोल्यूशन, ये मार्कर तो दिखता ही नहीं, इसको लगाओ जी ढक्कन इसका।
देखो थोड़ा सा 3 नंबर सवाल को पलटो तो ध्यान से पढ़ो तो लास्ट लैंग्वेज उसका हाँ 3 नंबर सवाल को, इन दोनों स्थिति में 29.95 आयकर मुफ्त होता है। यहाँ पर बोल दिया इन दोनों स्थिति में, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि पहला भी स्थिति में और दूसरा भी स्थिति में 29.95% आय जो है मुफ्त दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर बस थोड़ा सा अंतर ये हुआ कि पहला स्थिति में 3 यूनिट और दूसरा स्थिति में 2 यूनिट जो है भुगतान किया गया कर का रेशियो दिया है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि पिछली बार दोनों ही स्थिति में आयकर को मुफ्त दिया जा रहा था, इस बार ऐसा नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों ही स्थिति में आयकर को मुफ्त करना होगा, तभी जाकर के ये सवाल हमारा सॉल्व होगा। कहने का मतलब क्या है, देखो सबसे पहले उसी तरह लिख देंगे हम लोग, इनकम बराबर क्या होता है, इनकम टैक्स बराबर क्या होता है, इनकम इंटू टैक्स रेट। टैक्स रेट की अगर बात करें तो पहले कितना रहता है 15%, बढ़ करके कितना हो जाता है 18%, यही बोला है। और हम लोग को एक बात और कह दिया है कि भुगतान किया गया कर का अनुपात, इसके बारे में जिक्र है कितना 3:2। आपको खुद ही पता चल रहा है कि क्या दोनों ही स्थिति में भुगतान कर बराबर है, बराबर तो है नहीं। अगर 3-3 रहता या 2-2 रहता तब हम लोग कहते हैं कि दोनों भुगतान कर क्या है बराबर है, यानी कि दोनों ही कंडीशन में हमारा समान इक्वालिटी के साथ भुगतान नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग वो वाला तरीका नहीं लगा सकते जो पहले लगा रहे थे, और वो तरीका अगर हमको लगाना है तो दोनों ही कंडीशन में हमको बराबर भुगतान करना होगा। और दोनों ही कंडीशन में हम लोग बराबर भुगतान कब कर सकते हैं, जब पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई और दूसरे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 3 दूने 6 और फिर यहाँ पे 3 दूने 6। अब 6 क्या दोनों का बराबर भुगतान हो रहा है, रेशियो का बराबर करना था हमको, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जो चीज हम लोग इसके साथ करेंगे टैक्स रेट के साथ भी वही होगा, क्योंकि ये जो है भुगतान किया गया कर का अनुपात, कर का जो रेशियो था उसको मैंने 2 से या 3 से मल्टीप्लाई किया। ये क्या है, ये भी तो कर का रेशियो ही है, तो इसको क्या 2 और 3 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, करना पड़ेगा। तो पहले वाले को हम लोग किससे मल्टीप्लाई किया है 2 से, दूसरे वाले को किससे मल्टीप्लाई किया है 3 से। बस इसको सॉल्व कर दो, आप सॉल्व करोगे तो 3 पंजे 15, 3 छक्के 18, 2 का पाड़ा में कट जाएगा 9 बार में, ये प्रतिशत गया, यानी कि एरो रेशियो क्या निकला 5 और 3 दिया 9। तो टैक्स रेट का रेशियो कितना निकल गया 5-9 निकल गया। तो इनकम का रेशियो क्या हो जाएगा 9-5 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल में बोला है कि उसकी इनकम बढ़ जाती है, कितनी घट जाती है, कितनी घट जाती है 3000 रुपये। आपको पता चल रहा है कि इनकम 9 से 5 हो गया, कितना घटा 4 यूनिट घटा। तो हम लोग कह सकते हैं कि 4 बराबर 3000, यहाँ पे 4 यूनिट का मान लिख दो, क्या है घटा हुआ इनकम, कि इनकम पहले 9 यूनिट था, बाद में 5 यूनिट हो गया, यानी कि 4 यूनिट घटा। और यही 4 यूनिट का मान सवाल में कितना दे रखा है 3000। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, काटोगे तो 4 7 28, 2 बचा, 2 और 0 मिलके 20 हुआ, फिर 4 पंजे 20, 750 है 1 यूनिट का मान। सवाल में जो पूछा है निकाल दो। बोला है कि प्रारंभिक आय ज्ञात करें। प्रारंभिक आय क्या है 9 यूनिट, तो 9 यूनिट का मान हम लोग निकाल देंगे 750 गुने 9, 0 9 पंजे 45 के 5 कैरी 4, 9 7 63, 63 और 4 6750 रुपये। यही हमारा क्या है प्रारंभिक आय। किसी को कोई दिक्कत, नोट करो। इस पर बेस्ड और एक सवाल है बस, एक नहीं 2। अच्छा तब ले सकता है, तब ले सकता है। चलो देखो सवाल देखो। सवाल बोला एक शहर की जनसंख्या में 21% आदमी तथा 14% औरत शादीशुदा है। ये मानते हुए कि किसी भी आदमी और औरत ने एक से ज़्यादा शादी नहीं की है, तो जनसंख्या के कुल कितने प्रतिशत लोग शादीशुदा हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे फिक्स क्या चीज़ है वो ढूंढना पड़ेगा हमें। क्या चीज़ फिक्स है, कोई बता दो। मैरिड पीपल, यानी कि शादीशुदा लोग क्या है फिक्स है। इतना तो कंफर्म है कि लोग शादीशुदा है। शादीशुदा पीपल के अंदर महिला भी आ जाएगा और पुरुष भी आ जाएगा। और इसमें हमारा क्या चीज़ रहेगा, ये हमारा किसके बराबर होगा, परसेंटेज वैल्यू और टोटल क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। ये कांस्टेंट टर्म, बता होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे बोल दिया है कि पहले एक शहर की जनसंख्या में से 21% आदमी तथा 14% औरत शादीशुदा है। यानी कि पहले की अगर बात करें तो 21% आदमी मैन के बारे में बात किया है, और वुमेन में कह दिया कितना परसेंट 14% क्या है शादीशुदा है। ये प्रतिशत काटोगे, ये 7 दूने 14, 7 3 21, तो दोनों का परसेंटेज वैल्यू का रेशियो क्या आया 3:2 आया। टोटल क्वांटिटी का रेशियो क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। यानी कि मैन का यूनिट कितना आ जाएगा 2
और वुमेन का यूनिट कितना आ जाएगा 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब पहला लाइन को फिर से पढ़ो। एक शहर की जनसंख्या में से 21% आदमी तथा 14% औरतें शादीशुदा है। तो अब हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि शादीशुदा पुरुष ये कितना है, 2 यूनिट। शादीशुदा मतलब कि पुरुष कितना है, ओनली पुरुष की बात करें तो कितना है, 2 यूनिट। और 2 यूनिट का कितना शादीशुदा है, 21%। बताओ है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू का मतलब मल्टीप्लाई 21, मतलब 21 को ही लिख दोगे। 21% मतलब 21/100। तो कितना हो जाएगा, 42/100। इसको क्या लिख देंगे हम लोग, 0.42। यानी कि 0.42 आदमी शादीशुदा है। अब बोला है कि एक आदमी और एक औरत एक ही शादी किया है, सवाल में मेंशन है ये बात भी। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि शादीशुदा महिला कितनी हो जाएगी, ये भी 0.42 होगा। अरे 0.42 आदमी जो है वो 0.42 महिला से ही शादी करेगा, नहीं तो ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो 3 का 14% निकाल दो। 14 3 क्या हो जाएगा, 3 का 14% निकाल दो। सवाल में बोला है ये भी तो 0.42 ही होगा कि नहीं होगा। तो वही बात मैंने लिखा हुआ है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो टोटल शादीशुदा कितना है, तो आप बोलोगे 0.42 प्लस 0.42 यानी कि 0.84। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला क्या है आगे, तो जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत लोग शादीशुदा है। जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत लोग शादीशुदा है। मैन और वुमेन की अगर बात करें तो 5 लोगों में से कितने लोग शादीशुदा है, 0.84। एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 0.84 डिवाइडेड बाई 5। हमें बोला है कि टोटल जनसंख्या में से कितने लोग शादीशुदा है, यानी कि हमको क्या चाहिए, 100% चाहिए। कोई भी चीज़ खुद में 100%, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 0.84 डिवाइडेड बाई 5 और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 कट जाएगा। इसको काटोगे तो कितने बार में जाएगा, 16 पंजे 80 और फिर क्या बचेगा 40। तो 5 8 40 यानी कि 16.8% लोग ऐसे हैं जो क्या है, शादीशुदा है टोटल जनसंख्या में से। कोई दिक्कत समझने में इसको, मुकेश आपको तो दिक्कत है। आप लोगों ये वाला कैसे इक्वल कर रहे हैं, तो ये जब तक पहला कंसेप्ट नहीं सीखोगे तब तक नहीं समझ में आएगा। एक काम करना, वीडियो अपलोड हो जाएगा कल देख करके समझ लेना, नहीं तो अभी देखते समय मिलेगा तो समझा देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? हाँ हाँ अच्छा, थोड़ा सा बता रहे हैं। 21/14% लिखा है उसमें। हाँ बोलिए, कहाँ परसेंटेज वैल्यू लिखे? हाँ तो परसेंटेज वैल्यू तो लिखे है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे लिख सकते हैं। मैंने बोला तो आगे पीछे, यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई में है ना। अरे 5 × 4 लिखो या 4 × 5 लिखो, क्या दिक्कत है, मल्टीप्लाई में है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे पीछे तो लिख ही सकते हैं, क्या दिक्कत है। नोट करो, देखो ध्यान दो। सवाल पढ़ लेते हैं एक बार कि एक गांव की जनसंख्या 12,980 है। इसका 7/12 भाग पुरुष है तथा शेष महिलाएं हैं। पुरुषों का 40% शादीशुदा है तथा सभी शादियां एक पत्नीक है। तो शादीशुदा लोग अपनी पत्नियों के साथ रहते हैं, तो बताइए कि कितने प्रतिशत महिलाएं शादीशुदा है। आओ समझते हैं। सबसे पहले हमारा ये फॉर्मूला में हमको बैठाना पड़ेगा, ए बराबर क्या होता है, टोटल क्वांटिटी इंटू परसेंटेज वैल्यू। अब टोटल क्वांटिटी यहाँ पे हमारा फिक्स क्या है बताओ, तो शादीशुदा लोग फिक्स है। अब इसमें से बोला है कि 7/12 भाग पुरुष है, ठीक है। तो मैन के बारे में बोल दिया है कि पुरुष कितना है, 7/12 भाग, यानी कि टोटल नीचे वाला जो है ये हमारा टोटल यूनिट है। हम लोग कह सकते हैं कि 7/12 भाग अगर मैन है तो वुमेन कितना हो जाएगा, 5/12, क्योंकि कोई भी चीज़ खुद में 1% या 1 यूनिट। 7/12 प्लस 5/12 दोनों को जोड़ने पे क्या हो रहा है, 12/12 कट करके 1 यूनिट, और 1 यूनिट को हम लोग 100% कह सकते हैं। और हमें पता है कि कोई भी चीज़ दुनिया में या तो 1 यूनिट होती है या तो 100% होती है। तो अगर 7/12 अगर मैन है तो वुमेन कितना हो जाएगा, 5/12। यहाँ से 12 काट अगर देंगे तो इसका टोटल क्वांटिटी का रेशियो क्या निकल जाएगा, 7/5। और टोटल क्वांटिटी का उल्टा ही क्या हो जाता है हमारा, परसेंटेज वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, 5/7। यानी कि पुरुषों में 5 यूनिट हमारा क्या है, शादीशुदा है, और महिलाओं में कितना यूनिट शादीशुदा है, 7 यूनिट। अब 5 यूनिट का मान सवाल में कितना दे रखा है, 40%। बोल दिया है ना कि 40% आदमी जो है शादीशुदा है। यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू में 5 यूनिट आदमी शादीशुदा है, तो 5 यूनिट का मान 40% के बराबर कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 40/5।
काटोगे तो 8 बार में हमें चाहिए 7 यूनिट का मान। 7 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 8 × 7 बराबर 56%, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करो, एक टाइप का सवाल हमारा खत्म हुआ। ठीक है, एक कंसेप्ट से 6 सवाल हम लोग जाने। अब अगले क्लास में हम लोग आगे के सवालों को जानेंगे।